नमस्ते, मैं डॉक्टर लाल डागा। मैं सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो अहमदाबाद एंड अपोलो CVHF SG हाईवे में कार्यरत हूँ। हार्ट अटैक क्यों महत्वपूर्ण है? द रीज़न इज़ ये सबसे महत्वपूर्ण और लीडिंग कोज है वर्ल्ड ओवर डेथ का। भारत में इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 1 डिकेड पहले आता है विश्व की तुलना में, और 10 में से 4 या 5 मरीज तो पर्याप्त इलाज लेने से पहले ही उनका डेथ हो जाता है। और नंबर्स में अगर देखें हम तो कम से कम 1 मिलियन से ज़्यादा केस होते हैं हर साल, और उसमें से ऑलमोस्ट 3 to 4 मिलियन तक डेथ हो जाते हैं। तो बहुत सिग्निफिकेंट है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगेन मैं दोबारा बताता हूँ कि यंग हार्ट अटैक जो 1 डिकेड वर्ल्ड की तुलना में पहले आते हैं, वो डेथ हो जाती है। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण इम्प्लीकेशन है इसके। हार्ट अटैक होता क्या है? हार्ट को खुद को जो ब्लड सप्लाई करती है, वो नलियाँ जिसे हम धमनी या आर्टरीज बोलते हैं, अगर वो 100% ब्लॉकेड हो जाए तो वो पर्टिकुलर एरिया हार्ट का, जिसे मायोकार्डियम बोलते हैं, मसल टिश्यू हार्ट का, वो डिप्राइव हो जाता है ब्लड से, और ब्लड से डिप्राइव होने के कारण उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और उसकी डेथ हो जाती है। उसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, उसे ही एक्यूट हार्ट अटैक बोलते हैं। और वो बहुत सीवियर चेस्ट पेन होता है, मोर्टेलिटी में बहुत इम्प्लीकेशंस होते हैं उसके। इसलिए हार्ट अटैक को समझना ज़रूरी है। हार्ट अटैक कब होगा या हार्ट अटैक क्या है, ये बात समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो है, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण आपका मिड चेस्ट में रिट्रोस्टर्नल, जो मिडिल का बोन है, उसके नीचे की तरफ बहुत सीवियर चेस्ट पेन होता है, क्रशिंग चेस्ट पेन होता है, आपको सफोकेटिंग लगता है, चोकिंग सेंसेशन होता है। ये सबसे क्लासिकल सिम्टम है। लेकिन यही होगा तभी हार्ट अटैक होगा, ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक में इस एंजाइना के इक्विवेलेंट सिम्टम्स दूसरे भी होते हैं, जैसे आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, जॉ से लेके अम्बिलिकस तक कहीं पे भी पेन हो सकता है। 10 to 11% लोगों को अपर एपिगेस्ट्रिक पेन होते हैं, जहाँ पे लोग ये सोच के मिस कर देते हैं कि गैस बन गया है या एसिडिटी हो गया है। और एटिपिकल पेन जो फीमेल्स में, डायबिटिक्स में, एल्डरली में, कैंसर पेशेंट्स में भी होते हैं, जहाँ पे राइट साइडेड पेन हो सकते हैं, शोल्डर में पेन हो सकता है, लिम्स में पेन हो सकते हैं। लेकिन इन सब केसेस में आपको डिजीनेस, घबराहट, अनकंफर्टेबलनेस, ये सब लक्षण भी साथ में आते हैं। और एक ऐसा लक्षण जहाँ पे कई बार चेस्ट पेन नहीं होता, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन साथ में खूब पसीना आ सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, गिडीनेस फील हो सकती है। और ये लक्षण फीमेल्स में काफ़ी कॉमन है, डायबिटीज़ में काफ़ी कॉमन है। तो आपको अवेयर रहना है कि क्या लक्षण हैं जो हार्ट अटैक की तरफ जा सकते हैं। खासकर ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री सडन डेथ की है या हार्ट अटैक की है, स्मोकर है, ये जो लोग हैं इनको तो खासकर बहुत सावधान रहना चाहिए। एक चीज़ है जो हर कोई पूछता है कि हार्ट अटैक जैसा लगे तो हम घर पे क्या करें या ऑफिस में क्या करें या जहाँ पे भी हैं हम, वहाँ पे इमीडिएटली क्या कर सकते हैं। तो इमीडिएटली कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही आपको हार्ट अटैक जैसे लक्षण लगे जो मैंने बताए हैं, तो आप देखिए कि सबसे पहले नियर बाय कोई इमरजेंसी सर्विसेज हैं तो वहाँ पे कॉल करिए, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव हैं उनको तुरंत बुलाइए। और अगर घर पे डिस्प्रिन, सॉर्बिट्रेट ऐसी गोली है तो डिस्प्रिन को च्यू कर लीजिए। अगर ब्लड प्रेशर अच्छा है, चक्कर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सॉर्बिट्रेट की गोली भी सबलिंगुअली रख सकते हैं। उसके आगे ऐसा है कि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल हो जाए, लूज क्लॉथ्स पहन ले, और इमीडिएटली अगर हेल्प मांग सकते हैं तो ले लीजिए। नहीं तो ऐसी जगह पे आप ओपीडी या फिजिशियन के पास ना जाके इमरजेंसी हॉस्पिटल में, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ तुरंत ईसीजी करवाएं। और ईसीजी में अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो तुरंत आगे बढ़ना है ट्रीटमेंट की तरफ, कंसेंट देना और समझना।
क्योंकि ये एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट आवर इज़ एन गोल्डन आवर। और आप अगर विद इन 6 आवर्स और विद इन 12 आवर्स जितना जल्दी ट्रीटमेंट लेंगे उतना ही ज़्यादा मायोकार्डियम और हार्ट बचा सकते हैं। और काफ़ी सारे मरीजों में पूरे के पूरा हार्ट का फंक्शन वापस आ जाता है अगर जल्दी ट्रीटमेंट ले तो। ये ऐसा एरिया है जहाँ पे खाली भारत ही नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज़ भी परेशान रहते हैं। 10 में से 4-5 लोग तो वहाँ पे भी सही समय पे नहीं पहुँच पाते और इलाज नहीं ले पाते। और भारत में अगर अर्बन रूरल ये सब जगह भी देखें तो भी 10 में से 6-7 लोग ऐसे होते हैं जो समय पे नहीं पहुँच पाते और इलाज नहीं ले पाते। तो आपकी समझदारी आपको, आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को बहुत मदद कर सकती है। डिसीजन मेकिंग प्रॉम्प्ट क्यों चाहिए, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। एक बार अगर डॉक्टर बोल दे कि ये चेस्ट पेन है और ईसीजी के अंदर हार्ट अटैक के चेंजेस हैं, तो फिर डॉक्टर का भी उद्देश्य ये रहता है कि कम से कम समय खराब हो, अर्ली मेडिकेशंस के साथ आगे एडवांस इलाज की तरफ बढ़ा जाए। और एज ए पेशेंट और रिलेटिव हमारा ये दायित्व है कि ऐसे सिचुएशन में हम बहुत प्रॉम्प्ट डिसीजन लें। रीज़न मैंने पहले भी बताया है कि मायोकार्डियम ज़्यादा से ज़्यादा आप बचा सकते हैं। और अगर आप कैथ लैब इक्विप्ड हॉस्पिटल में हैं तो ऐसे सिनेरियो में आपको अर्जेंट एंजियोग्राम भी चाहिए और एंजियोप्लास्टी भी चाहिए। और जो हम इमीडिएटली कर सकते हैं कैथ लैब के अंदर, क्या करना होता है कि जो वेसल में, जो नली में 100% ब्लॉकेज हुआ है उसके अंदर हम एंजियोग्राफी करने के बाद एक तार के ऊपर बलून फिराते हैं, बलून एक्सपैंड करते हैं, तो उससे नली के अंदर रास्ता बन जाता है और वो ब्लड उस टिश्यू में जाने लग जाता है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डिप्राइव्ड है। और वो ज़्यादा समय के लिए अच्छा रहे उसके लिए और दोबारा ब्लॉकेड ना बने उसके लिए हम स्टेंट लगाते हैं। उससे बैलून एंजियोप्लास्टी और स्टेंट प्लस स्टेंटिंग बोलते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है कि अगर कैथ लैब नहीं है, जो काफ़ी पार्ट्स में नहीं है, इंडिया के 50% पार्ट्स में नहीं होगा मैक्सिमम, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो आजकल ऐसी अच्छे इंजेक्शन और दवाइयाँ भी आई है जिससे हम क्लॉट डिजोल्विंग, क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशंस बोलते हैं। वो फिब्रिनोलाइटिक्स भी आप इमीडिएटली ऐसी जगहों पे दिया जा सकता है अगर आप 2 घंटे के अंदर कैथ लैब इक्विप्ड हॉस्पिटल में नहीं पहुँच सकें या कैथ लैब फैसिलिटी काफ़ी दूर हो। उनकी भी सक्सेस रेट 80 to 85% होती है जो इमीडिएटली हेल्प कर सकती है। और आप एक बार अगर उस समस्या से बाहर आ जाओ तो फिर आप कैथ लैब इक्विप्ड टर्शरी केयर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के थ्रू शिफ्ट किए जा सकते हैं। फिर एंजियोग्राफी चेक की जा सकती है और नली को ओपन किया जा सकता है परमानेंटली। ये भी एक अच्छा रास्ता है अगर कैथ लैब फैसिलिटी नहीं है अवेलेबल तो। कैथ लैब में जब ऑपरेशन हो जाता है या स्टेंटिंग हो जाती है उसके बाद क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को 2 to 3 डेज तो आईसीयू के अंदर रखा ही जाता है। और ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है वो एक सिस्टमिक प्रोसेस होता है। उसमें कई बार लोगों को अरिथमियाज हो जाते हैं, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, इसलिए आईसीयू का इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है। और वो 2-3 दिन में दवाएं कैसे चाहिए, बाकी कोई कोमॉर्बिड इलनेस है लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, तो उनका ध्यान कैसा रखा जाए, वाइटल्स ठीक से रखे जाए, पेशेंट ड्रग्स को अच्छे से टॉलरेट करें और उसकी रूटीन एक्टिविटी वापस आ जाए। और कुछ केसेस जो सीवियर होते हैं उसमें इंटेंसिव मॉनिटरिंग भी की जा सकती है और दूसरी हेल्प लगे तो वो भी दी जा सकती है। एक बार जब स्टेबल हो जाते हैं और उनकी रूटीन एक्टिविटी ठीक होती है तो उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी ये है कि अगर एक्यूट हार्ट अटैक है तो ऐसे पेशेंट को 2-3 सप्ताह का मिनिमम रेस्ट लगता है। अगर वो एक्यूट हार्ट अटैक नहीं होता है तो सिनेरियो अलग होता है, वहाँ पे 1 सप्ताह बाद भी वो काम करने पे जा सकते हैं। लेकिन एक्यूट हार्ट अटैक की अवस्था में स्लोली दे हैव टू अपग्रेड देयर एक्टिविटीज़, धीमे धीमे बिल्डअप करना है, अचानक से बहुत ज़्यादा इंटेंसिव नहीं हो सकते। और उन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जब आपने स्टेंट लगाया, स्प्रिंग लगाया, मेटल लगाया तो उसके प्रति टॉलरेंस होनी चाहिए। तो उसके लिए रेगुलर मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है और पोटेंट मेडिकेशंस, तो वो जो है कि खून पतला करने की दवाई, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई, बीपी कंट्रोल करने की दवाई, डायबिटीज़ को बहुत टाइट कंट्रोल रखना ज़रूरी है। हमें ये भी पता है कि इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल है। और आप सोचो कि ब्लड जिसके अंदर शुगर ज़्यादा होगा तो ब्लड चाशनी की तरह होगा, वो चिपचिपा होगा, उसमें क्लॉट बनने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, सरल भाषा में समझो तो।
और वो दूसरा ब्लड जिसमें डायबिटीज़ कंट्रोल है वो फ्लूइडिक होगा, पतला रखा जाएगा उसको दवाइयों के थ्रू, तो उसमें अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये जो खास बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इन सब बातों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो है डाइट एंड एक्सरसाइज। और हमेशा एक बार हार्ट अटैक आ गया तो आपकी डाइट जो है वो लो फैट डाइट होनी चाहिए, लो कैलोरीज डाइट होनी चाहिए, और स्लोली आपको एक्सरसाइज तक बिल्डअप करना है। शुरू में आप 5-7 मिनट भी अच्छा सा चल सकते हैं तो ठीक है, और एवरी 15 डेज यू हैव टू बिल्ड अप द एक्टिविटी। और ये करते करते आपको 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक पे आना है 3 to 5 डेज ए वीक। ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और स्मोकिंग है तो स्मोकिंग तुरंत छोड़ दें। स्मोकिंग बहुत खतरनाक कल्प्रिट है, खासकर यंग पेशेंट्स में। और कुछ भी रिस्क नहीं है, खाली स्मोकिंग है या खाली जेनेटिक फैक्टर है तो काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। काफ़ी यंग पेशेंट्स आते हैं या हार्ट अटैक के बाद उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और वो पूछते हैं कि हम कब एश्योर कर सकते हैं या कैसे कर। तो इसमें शंका करने का कोई बात नहीं है। एक तो हार्ट अटैक या ऐसी मेजर इलनेस के बाद वैसे भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। दूसरा, हम कुछ ऐसे मेडिकेशंस देते हैं जो हार्ट के लिए लाभदायक होते हैं, बीटा ब्लॉकर, जो हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम करते हैं, हार्ट रेट कम करते हैं, वो भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें रेगुलरली डॉक्टर को बढ़िया से बताना है। दूसरा, हार्ट अटैक आया तो आफ्टर फ्यू वीक्स आफ्टर द कंसल्टेशन विद द कार्डियोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर यू कैन अज्यूम द सेक्सुअल एक्टिविटी एंड यू कैन योरसेल्फ फील कि नाउ आई कैन डू इट एज यू एक्वायर योर फिजिकल एक्टिविटी विच रूटीनली यू आर डूइंग इट। ये काफ़ी कॉमन प्रश्न रहता है कि एक्सरसाइज करते समय क्या ध्यान रखें हम, क्या हम टीएमटी कर सकते हैं, क्या हम दूसरे गेम खेल सकते हैं, क्या हम वज़न उठा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी बातें होती है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल अगर कार्डियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो आपको स्लोली एक्सरसाइज बिल्डअप करना है, स्लोली वॉक के साथ बिल्डअप करना है। दूसरा, जैसे ही आप थोड़ा इंटेंस एक्टिविटी की तरफ बढ़ो तो एक फिनोमिना होता है कि आप वार्म अप करिए शुरुआत में, उसके बाद एक्टिविटी एक्सरसाइज की तरफ बढ़िए और स्लोली कूलिंग ऑफ होना चाहिए। और जब कुछ महीने हो जाते हैं और आप इसमें एकदम कंफर्टेबल फील करते हैं और स्टेमिना अच्छा रहता है तो स्लोली मसल बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग काइंड ऑफ एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा रहेगा। हार्ट अटैक के बाद फॉलोअप बहुत क्रूशियल है शुरू के पीरियड में। तो वो अच्छे से आप अपनी दिनचर्या, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आफ्टर द हार्ट अटैक। तो जब आपका एक बार हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट हो जाए तो यूजुअली 1 वीक और 10 डेज और 2 वीक्स ऐसा इस तरीके का फॉलोअप रहता है। तो आप उस समय आके अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए और सारी क्वेरीज भी सॉल्व करिए और मेडिसिन अच्छे तरह से समझ लीजिए, क्योंकि उसके बाद ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से काम करना होगा, डाइट पे, एक्टिविटी पे और मेडिकेशंस पे। और then for the initial 3 months you can come after every month also, and then you can slowly increase the gait and whatever the required tests which the doctor advises you should follow this. The reason is हम ब्लड थिनर देते हैं, उसमें कई बार खून की कमी आ जाती है। कई बार जब हम स्टेटिन कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा देते हैं तो मसल एक होना शुरू हो जाता है। जब हम बीटा ब्लॉकर देते हैं तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन, लिथार्जी जैसी ये सब एक्टिविटी आ जाती है। तो अपने आप से बंद नहीं करना है, डिप्रेशन फील नहीं करना है, और डॉक्टर की सलाह और रेगुलरिटी से आपको बहुत फायदा होगा। हार्ट अटैक एक ऐसी मेजर इवेंट हो जाती है किसी भी व्यक्ति के लाइफ में, तो उसके ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर काफ़ी मानसिक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये एंजाइटी, डिप्रेशन, डर का आना ये बहुत कॉमन बात है। तो आपको बहुत खुलकर डॉक्टर से उसके बारे में बात करना है, क्योंकि एक बार अच्छा इलाज हो जाता है तो लोग वर्षों वर्ष निकालते हैं, पूरा हार्ट के फंक्शंस नॉर्मल आ जाते हैं। मेडिसिन और ये सब प्रिकॉशंस के साथ आप पहले जितना भी बेटर हो जाते हैं और कई बार उससे ज़्यादा बेटर हो जाते हैं, क्योंकि आप डाइट और एक्सरसाइज के प्रति कॉन्शियस होते हैं। और इसके बावजूद भी अगर आपको पैनिक अटैक आता है या एंजाइटी सिम्टम्स आते हैं, डिप्रेशन आते हैं, तो इट्स अ कॉमन फिनोमिना मेंटली। भाई कोई भी बड़ी दुर्घटना होती है तो स्वाभाविक है ये सब आना। तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट की मदद से, हम अपने कलीग, साइकियाट्रिस्ट वगैरह की भी मदद ले सकते हैं। जब इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, इतने सारे डेथ हो रहे हैं, तो सब लोग पूछते हैं कि हम पहले क्या करें।
जिससे हार्ट अटैक ना आए या संभावनाएं कम हो जाए या इंसिडेंस कम हो जाए। तो यहाँ पे हमें एक बात समझनी है कि भारत जैसा देश जहाँ पे 1 डिकेड पहले बीमारी आती है, तो अगर हम उनके रिस्क फैक्टर्स पे काम करें और पहले असेस करें कार्डियक हेल्थ को, तो बहुत फ़ायदा हो सकता है, बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब हम कैसे कर सकते हैं? तो प्रिवेंटिव कार्डियक चेकअप होता है। जब आप डॉक्टर से मिलेंगे, अपनी एक्चुअल सिचुएशन जानेंगे बायोकेमिकल टेस्ट से, कार्डियक कैपेबिलिटी से, ट्रेडमिल टेस्ट से, एकोकार्डियोग्राम से, कार्डियोलॉजिस्ट से आप बात करेंगे, तो आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा। क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, आप स्मोकिंग करते हैं क्या, आपका डायबिटीज़ है क्या, हाइपरटेंशन है क्या, ये सब कार्डियक हेल्थ चेकअप से आपको पूरा आइडिया हो सकता है। और देखो, कोविड के बाद आपने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा, वो डाई हो गए, जबकि इतनी अच्छी एक्टिविटी करते थे, एक्सरसाइज करते थे। तो ऐसे कई बार हिडन सिम्टम्स होते हैं। डिस्पाइट ऑफ डूइंग ऑल दोज एक्टिविटीज़ यू मे हैव अंडरलाइंग और हिडन रिस्क फैक्टर जो हार्ट अटैक कर सकते हैं। तो इन सब पे बहुत वर्कअप किया जा सकता है। तो इन हेल्थ चेकअप का मैं बोलता हूँ वेस्टर्न पॉपुलेशन की तुलना में भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन कैन बी सेफ। और एक आप सोचिए कि 35-40 वर्ष का व्यक्ति अगर यंग एज में डाई करता है तो उसकी फैमिली, सोसाइटी कितनी अफेक्ट होती है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हो जाती है। तो यहाँ पे हमें अवेयरनेस को लाना है। और एक बार एक हेल्थ चेकअप अच्छा है, तो 40 वर्ष के बाद तो एवरी ईयर किया तो चलता है। लेकिन इंडिया में अगर फर्स्ट हेल्थ चेकअप अगर आफ्टर 30, अराउंड 30 हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपके अंदर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, फैमिली हिस्ट्री है सडन डेथ की, हार्ट की डिजीज़ की और ऐसे रिस्क फैक्टर्स की, तब तो आपको और भी जल्दी चेकअप करवा लेना चाहिए। वुमेन एंड हार्ट डिजीज़, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है, क्योंकि आप यूजुअली ये नहीं देखते कि लेडीज़ के अंदर हार्ट अटैक आता है। तो फिर इसके बारे में क्या, तो काफ़ी सारे लेडीज चेस्ट पेन के साथ आते हैं। तो अभी हमें इसको पूरा ढंग से समझने के लिए ये समझना है कि प्री मीनोपॉज, जब तक आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं, तब यूजुअली फीमेल्स आर प्रोटेक्टेड ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन, और उसके अंदर हार्ट की घटनाएं काफ़ी कम होती है। लेकिन एब्सोल्युटली नहीं होगी ऐसा नहीं है। तो कौन लोग होते हैं लेडीज़ में जिनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम में भी और अर्ली एज में भी हार्ट अटैक आ सकता है? तो वो ज़्यादातर वो हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, या स्ट्रेस फैक्टर हो, या स्मोकिंग करते हो सिग्निफिकेंटली। क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस लेडीज़ के लिए भी काफ़ी हो चुका है। दे आर वर्किंग वूमेन, देयर ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। तो स्ट्रेस उनके ऊपर भी काफ़ी है। तो मेल्स की तुलना में उनके अंदर काफ़ी कम इंसिडेंस है, लेकिन स्टिल दे हैव टू बी अवेयर। और पर्टिकुलरली जब कोमोर्बिड इलनेस है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, या फिर फैमिली हिस्ट्री या स्मोकिंग, और या बहुत स्ट्रेसफुल जॉब, तब तो हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो उनको भी लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। और एक बार जब आप मीनोपॉज हो जाता है, तब तो आपकी रिस्क जो है वो मेल्स के बराबर हो जाती है। तो उसके बाद में एक और चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। लेडीज़ के अंदर कई बार एटिपिकल सिम्टम्स आते हैं, मेल्स की तरह इतने क्लासिकल सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो एटिपिकल सिम्टम्स जैसे मैंने डिस्कस किया कि पर्स्पिरेशन हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, राइट साइडेड पेन हो गया, गैस्ट्रिक सिम्टम्स ज़्यादा आ गए, तो इस तरीके के लक्षण भी वुमन में आ जाता है। और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से एक घटना ये भी है कि अगर 100 लोग मेल्स अगर टाइम पे पहुँचें और प्रॉपर इलाज हो जाए, तो वुमेंस का ऐसा भाग है वो 10 मेल की तुलना में 6 या 5 ही ऐसी होती है जो सही समय पे और पूरा इलाज ले पाती है, जो भी सोसाइटी के रीजंस होते हैं। लेकिन ये ऐसा इंडिया में ही है ऐसा नहीं है, कई बार डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ऐसा है। तो वुमेन एंड हार्ट डिजीज ऑल्सो इज़ वेरी कॉमन, एंड वुमेन हर घर का न्यूक्लियस होता है। तो आई थिंक उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार जब हार्ट अटैक आता है तो पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, पल्स नहीं है, बीपी नहीं है। तो ऐसे केसेस में सीपीआर का बहुत महत्व है। तो सीपीआर कैसे करते हैं, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं है तो क्या करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपकी जो हथेली है उसको मिड लाइन एकदम हार्ट जो चेस्ट के बीच में रखिए, और उसके ऊपर दूसरी हथेली रखिए और 2 इंच का कंप्रेशन करिए। 2 इंच तक का कंप्रेशन होना चाहिए और 1 मिनट में इसकी फ्रीक्वेंसी 100 टाइम्स तक होनी चाहिए। तो इस कंप्रेशन से और इस फ्रीक्वेंसी से आप कई लाइफ बचा सकते हैं और इनिशियल हार्ट रिदम को गेन कर सकते हैं।
और हमारे ग्रुप में खासकर अपोलो हॉस्पिटल में, जो हमारे अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप्स के फाउंडर चेयरमैन है डॉक्टर प्रताप रेड्डी, उनका ये मोटो है कि ऐसे अनडिफाइंड सुपर हीरोज़ तैयार किया जाए जो इस तरह लाइफ बचा सकें, जो रियल परिवर्तन आ जाएगा सोसाइटी के अंदर। तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अपोलो ग्रुप करता है। अगर आपका ग्रुप, आपकी कंपनी, आपकी सोसाइटी अगर ऐसा चाहता है तो बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी जा सकती है और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के बारे में अवेयर किया जा सकता है लेक्चर्स के थ्रू, और BLS की तो ट्रेनिंग दी जा सकती है और इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में आपको आइडिया दिया जा सकता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, सोसाइटी के अंदर चेंजेस क्रिएट किया जा सकता है और आप वास्तविक रूप से फ़ायदा कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा उनका विज़न है और उस पर अपोलो ग्रुप काफ़ी काम कर रहा है। मैंने ये हृदय रोग के बारे में काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस की जो आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। इन सब के बावजूद भी डेफिनेटली आपके मन में कुछ शंकाएं होगी, कुछ प्रश्न होंगे जो आप जानना चाहेंगे, तो आप एकदम फ्रीली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल के अंदर, ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी शंकाओं का समाधान करें। इसके साथ भी अगर आपको चाहिए कि आपकी सोसाइटी, आपकी कंपनी, आपके ऑफिस के प्रति कोई एजुकेशन लेक्चर करना है या कार्डियक हेल्थ से रिलेटेड कोई आपको अवेयरनेस लेक्चर चाहिए, तो भी हम आपको मदद प्रोवाइड कर सकते हैं और आप अपोलो को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम काफ़ी खुश होंगे ये मदद करते हुए। थैंक यू।